दोस्तों, आपको मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, खासकर आजकल के मौसम में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो है बुखार, लू लगने वाला बुखार। जब लू लगने से, या बुखार ना भी आए, लू लगना ही मान लीजिए, मैं आज लू लगने पे बात करूँगा कि लू कैसे लगती है और लू लगना किसे कहते हैं हम आमतौर पे, और लू लगने का क्या स्पेक्ट्रम है पूरा, वो आपके बारे में बात करूँगा आपसे। देखिए, लू बिल्कुल हल्की लू जो लगे, लू लगना कब कहलाता है? जब हम या तो ये आमतौर पे बहुत बूढ़े लोगों में, बहुत यंग बच्चों में, इनमें तो घर के अंदर भी लू लग सकती है कि घर में पड़े हुए हैं वो, और कोई खासकर दवाइयाँ, जैसे हम कई बार जुकाम की दवाइयाँ देते हैं, एंटी हिस्टामिनिक्स देते हैं, वो ले भी रहे हैं, घर में पड़े हैं, कमरे में हैं, हर जगह थोड़ी एसी है, कूलर है, पंखे में हैं, ह्यूमिड सा एटमॉस्फेयर है, बंद सा कमरा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप धूप में नहीं घूम रहे, पर घर ही बहुत गर्म है, घर का एटमॉस्फेयर ही बहुत गर्म है, तो आपको लू लग जाएगी। अब ये लू लगने के सब, बुखार तो आया नहीं, आप कह रहे लू लग रही है। बिल्कुल लू लग सकती है, बिना बुखार के लू लग सकती है, जिसे हम इस 3 स्टेज में लू लगती है। पहली जिसे हम कहेंगे हल्की लू लग रही है, वो वहीं से शुरू होगी कि हो क्या रहा है। जब आपको लू लगती है, जब आपके अंदर टेम्परेचर बढ़ने, बुखार नहीं बल्कि टेम्परेचर बढ़ता है जब आपकी बॉडी में, तो बॉडी कोशिश करती है टेम्परेचर को नीचे लाने की। कैसे कोशिश करती है? पसीना आएगा, पसीना आएगा, आप पानी पिएंगे, प्यास बढ़ेगी, आप पानी पिएंगे ताकि ठंडा पानी अंदर जाए, उसको टेम्परेचर ठीक हो। तो आप ले रहे हैं पानी, और पानी के कारण आपकी बॉडी में डाइल्यूट हो गया थोड़ा ब्लड, तो सॉल्ट कम हो गया, ऐसे माने में, बहुत रफ में बात कर रहा हूँ। तो आप पानी पिए जा रहे हैं, थोड़ा पसीना आ रहा है, आप का सॉल्ट बॉडी में कम होता जा रहा है, और आप पेशाब करने जाते हैं, पानी पीते हैं, पड़े रहते हैं, धीरे 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 सॉल्ट की इतनी कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन लगता है कि आपको पहला सिम्टम जिसे हम बोलते हैं हीट एग्जॉशन। हीट एग्जॉशन का मतलब मेरे हाथ पांव टूट रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं थका हुआ हूँ, उठते काम नहीं करते बन रहा, मैं कुछ भी जगह ज़रा सा काम करके थक जाता हूँ, बहुत दर्द होता है बॉडी में। ये पहली स्टेज है। अगर हम इस स्टेज पे ना समझे कि हमको लू लग रही है, तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, और आगे बढ़ सकती है ये लू लगना। तो पहली हीट एग्जॉशन की स्टेज से बहुत मरीज आते हैं, और वो समझ ही नहीं पाते कोई इधर की इसमें ना एंटीबायोटिक का रोल है, ना और किसी चीज़ का रोल है। इसमें सबसे रोल है कि मैं फ्लूइड और अपना सॉल्ट को रिप्लेस कर सकूं। मतलब मैं इलेक्ट्रॉल का कोई भी सॉल्यूशन खुद से बना के, या ORS के टेट्रा पैक आते हैं वो लेके, या हम लोग एक ज़माने में ट्रेडिशनली आज भी करते हैं, आम का पना पिया आपने कोई शरबत नमकीन बना के नमकीन शरबत ले लिया, मठा ले लिया। ये इसीलिए गर्मियों में हम कहते हैं लिया जाना चाहिए ताकि लू से बचें। लू से ऐसे ही बचते हैं क्योंकि आपकी सॉल्ट की कमी को ये सारे चीज़ें पूरी करती हैं। तो अगर हम ये प्रॉपरली लें तो हमको ये लू के जो शुरुआती लक्षण हैं उसमें आपको पूरा रिलीफ हो जाएगा। तो पानी की मात्रा, जिसमें खासकर सॉल्ट की मात्रा, प्लस इस तरह के शरबत वगैरह जिनमें नमक है, नमकीन शरबत या आपके आम का पना, इन सब में आपकी बहुत मदद मिलेगी। ये पहली स्टेज। ऑफ कोर्स आप दवाई दर्द की लेंगे तो ठीक हो जाएगा, पर ये इसमें कोई एंटीबायोटिक का रोल नहीं है, इसमें कोई और दवाइयों का रोल नहीं है। तो डॉक्टर के पास जाओगे तो आमतौर पर अगर उसने ढंग से देखा नहीं तो आपको इस तरह की दवाइयाँ दे देगा। तो हीट एग्जॉशन पहला स्टेज। अब इससे आगे अगर मैंने प्रॉपर इलाज नहीं लिया, मैंने सॉल्ट का ध्यान नहीं दिया, मैंने ये सब चीज़ें नहीं ली, तो अगला है, एक और हो सकता है, या तो यही चीज़ बढ़ेगी या किसी को सीधे हो सकता है, वो कहलाता है हीट पायरेक्सिया। दूसरी स्टेज जो थोड़ा सा तेज़ लू है वो हीट पायरेक्सिया है। हीट पायरेक्सिया के मतलब मुझे इतनी गर्मी में मैं काम करूँ, जैसे आप बाहर निकल गए, दोपहर में कोई काम था और आप निकल गए कहीं 3 घंटे बाज़ार में काम करते रहे, घर में शादी है, आप सामान खरीदने निकल गए और पसीने से लथपथ है, पर काम किए जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। तो जब आप बाहर के एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और आप एक्सपोज उससे लंबे समय के लिए हुए हो और आपको उसकी आदत भी नहीं है, वो मज़दूर बेचारे जो बाहर काम कर रहे हैं, धूप में काम कर रहे हैं,
बिल्डिंग इंडस्ट्री में हैं, काम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ऐसे लोग, या चौकीदार जो बाहर धूप में खड़े होकर चौकीदारी कर रहे हैं, इस लोग, ऐसे लोग, बच्चे जो बाहर फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं और खूब धूप में दिन भर खेलते रह गए, उस समय उनको अपने उत्साह में और उमंग में वो सब भूल जाते हैं कि कहाँ इतनी गर्मी में खेल रहे हैं, उनको फिर हीट का असर होना शुरू होता है। और ये वो वाला बुखार नहीं जो किसी इन्फेक्शन से होता है। इन्फेक्शन का बुखार जब बैक्टीरिया जो कीटाणु जो हैं वो जो बॉडी में गंदगी पैदा करते हैं, जिसे हम साइटोकाइंस कहते हैं, वो जाके आपके दिमाग में दिमाग में एक थर्मोस्टेट होता है। जैसे आपका टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं ना, आप एसी को चॉइस पर करते हो, तो थर्मोस्टेट चॉइस है एसी का, वो चॉइस तक पे रखने की कोशिश करेगा। ऐसी बॉडी में एक थर्मोस्टेट है जो आपको नॉर्मल टेम्परेचर रखने की कोशिश करता है, तो ये थर्मोस्टेट बिगड़ जाता है, फिर आप थर्मोस्टेट को काम ही नहीं करता, आपका फीवर तेज हो जाता है। तो बाहर का एक्सपोजर से आपका थर्मोस्टेट डिस्टर्ब हो जाता है। साइटोकाइन जो थर्मोस्टेट को डिस्टर्ब करते हैं, जो इन्फेक्शन की, वो अलग चीज़ है। उसमें आपको जब थर्मोस्टेट बिगड़ता है तो वो थोड़ा ऊपर सेट हो जाता है, तो बुखार वहाँ तक जाता है। इसमें तो थर्मोस्टेट बिगड़ ही जाता है। लू में थर्मोस्टेट का रोल ही नहीं रह जाता, आपकी बॉडी लगातार गर्म होती जाती है, जितना आप धूप में रहे उतना और गर्म होती जाएगी, इतने और रहे तो इंटरनल हीट और बढ़ती जाएगी, थर्मोस्टेट फेल हो जाएगा आपका और आपका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। बॉडी कोशिश करेगी शुरू में, जब आपका बुखार बढ़ेगा तो पसीना आने की कोशिश करेगी, ये हीट पायरेक्सिया की स्टेज में होगा। तो हीट एग्जॉशन मतलब बिना बुखार के हाथ पांव दर्द करना। फिर हीट पायरेक्सिया लू लगने का अगला स्टेज है, जहाँ पर आपको बुखार आना शुरू हो जाए, पर अभी आपको पसीना आ रहा है, आपको प्यास लग रही है, आप पी पा रहे हैं, पर बुखार आ गया, आपके 102 103 हो गया, पर बुखार है और आपका हिस्ट्री है कि आप देर तक धूप में घूमे हो, 2 दिन घूमना पड़ा, एग्ज़ाम के लिए गए थे सर, नीट का एग्ज़ाम था, फलाना था, बाहर बहुत देर खड़ा रहना पड़ा, फिर हुआ जिस स्कूल में आपका था वहाँ कोई पंखे भी ढंग से नहीं काम कर रहे थे, आपको लू लग गई। तो ऐसा वाला जो लगने वाली चीज़ है, सबसे पहला है कि आपको कूल टेम्परेचर में ला दूँ। अगर आप ऐसे है तो मैं आपको एसी में रख दूँ, आपको कूलर में रख दूँ, और इसमें कोई दवाई ये मेटासिन क्रोसिन काम नहीं करेगी, इसमें कूलिंग काम करेगी, फिजिकल मेथड काम करेगा। आपको कूलिंग करवाना पड़ेगी, बाहर से ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी जाएँ, आपको कोल्ड स्पंजिंग जो कहते हैं, कोल्ड स्पंजिंग की जाए, ठंडे द्रव्य पदार्थ लिए जाएं, और वो बहुत ज़्यादा आगे तक फिर बात की बात है कि और हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें करना पड़ सकती हैं। पर आपको अच्छी, इवन आपको किसी में इतना तेज़ बुखार आता है कि हमें सीधे टब में, आइस कोल्ड टब में पेशेंट को लिटा देना पड़ता है ताकि एक्सटर्नल कूलिंग तगड़ी हो जाए। पर ये चीज़ की ज़रूरत कम पड़ती है, वरना अच्छी सी कोल्ड स्पंजिंग से, और जब कोल्ड स्पंजिंग से वो सेट होने लगे धीरे धीरे नीचे, तब जाके क्रोसिन काम करती है। सीधे हमने सब 2-2 क्रोसिन खिला दी, इस पेशेंट को काम ही नहीं हो रहा, क्योंकि ये लू लगने वाला बुखार है। लू लगने वाला बुखार मेटासिन क्रोसिन से कम नहीं होगा, इसमें हमें बाहर से ठंडा करना पड़ेगा। तो उसे ठंडे एटमॉस्फेयर में रखिए, उसकी ठंडे बर्फ़ के पानी से इससे कूल करिए उसको। और कूलिंग में हमेशा याद रखो, कोल्ड स्पंजिंग किसी बुखार के लिए करें, न केवल लू लगने के बुखार के लिए। कोल्ड स्पंजिंग का प्रिंसिपल है कि ये जो मेरी है ना यहाँ पर एक्जिला जो कहते हैं आप, कांख, इसमें ठंडे पानी की पट्टी रखना चाहिए और 30 मिनट्स 30 सेकेंड्स में बदलना चाहिए। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी खून की नलियाँ जा रही हैं, यहाँ की हाथ की ऐसी जांघ के पास खून की नलियाँ जा रही हैं, आपका पेट है, इन पे ठंडे पानी की पट्टी हर 30 सेकेंड में बदलना चाहिए। पतले कपड़े को आप ठंडे पानी में, अच्छे ठंडे पानी में रखिए। और जब लू लगने वाला होता है बुखार, वो सामान्य पानी से भी नहीं जाता, आपको आइस कोल्ड वाटर रखना है। तो किसी बर्फीले पानी यहाँ रखिए और बदलते रहिए, 3-3 मिनट में बदलिए, 30-30 सेकेंड में बदलिए, यहाँ से बदलिए, यहाँ से बदलिए। एक साइकिल चला दीजिए, फिर उसे वाला, फिर दूसरा लगा दिए कपड़ा, आपका ब्लड टेम्परेचर बड़ी जल्दी नीचे आएगा। माथे पर आइस पैक रख दीजिए, जो आपकी वो आती है, एक आइस कैप आती है ना, तो उस कैप में भर के आइस और यहाँ रख दीजिए माथे पे, वो रखे रहने दीजिए, उसको 30 सेकंड में नहीं बदलना है। यहाँ रख दीजिए ताकि यहाँ पे गले, क्यों यहाँ पे खून की नलियाँ बड़ी बड़ी आपके दिमाग में जा रही हैं, वो ठंडी हो जाएंगी, और वो बिल्कुल यहीं पे है, एकदम नीचे किनारे पर ही है, तो वो सीधे आप उस नली पे रख रहे हैं ऐसा मानिए। ठंडे पानी की पट्टी यहाँ 30 सेकंड बदलिए,
यहाँ 30-30 सेकंड बदलिए, यहाँ 30-30 सेकंड बदलिए, पेट की पट्टी हर 30 सेकंड बदलिए। तो काफ़ी सारी पट्टियाँ बना लीजिए ठंडे पानी की, बदलते ही रखते ही, बदलते ही बदलते ही, ऐसे करके आप एक्सटर्नल कूलिंग से ये बुखार ठीक होता है। ये बुखार किसी और चीज़ से नहीं, और साथ में आप उसे पूरे देंगे ही, जो अपन ने शुरुआती किया था कि हम उसे इलेक्ट्रॉल पाउडर देंगे, उसे इस तरह के फ्लूइड देंगे, वो ठीक हो जाएगा। क्रोसिन इसके बाद जब बुखार थोड़ा नीचे आने लगेगा तो क्रोसिन असर करेगी। सीधे क्रोसिन आप कुछ भी कर देंगे, पैरासिटामोल की ड्रिप चालू कर दी हमने तो सब, इसका बुखार ठीक नहीं हो रहा। और इसका सबसे ख़राब स्वरूप है जहाँ ये इतनी तेज़ बुखार आया कि दिमाग का थर्मोस्टेट पूरा फेल हो गया। तो मालूम पड़ा 106 से भी ऊपर हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं, 106.6 से ऊपर कहलाता है, ये हाइपर पायरेक्सिया हो गया। तो हाइपर पायरेक्सिया आपका इतना सारा बुखार चढ़ गया। ऐसे बुखार में क्या लक्षण है कि ये इसे हम कहते हैं हीट स्ट्रोक। हर चीज़ हीट स्ट्रोक नहीं होती। डॉक्टर हर एक को हीट स्ट्रोक कई बार बोल देते हैं। हीट स्ट्रोक में 3 चीज़ें चाहिए। तेज़ बुखार चाहिए, 106 के ऊपर का बुखार चाहिए, तब हम हीट स्ट्रोक बोलेंगे। जब आपको पसीना बिल्कुल ना आए, तो मैकेनिज्म ही ख़राब हो गया, जिससे हमारा टेम्परेचर कम आता था। पसीना आता है तो हमारा टेम्परेचर नीचे उतरता है। पसीना आना ही बंद हो गया बॉडी में, वो फेल हो गया सिस्टम। पसीना नहीं आ रहा आपको, ड्राई स्किन पड़ी है, और आपके दिमाग पे असर होना शुरू हो गया, आप गफलत में आने लगे। अब मरीज जो है वो आए बाएँ बोलने लगा, वो बेहोश सा लग रहा है, वो बेहोशी में जा रहा है। तो अगर दिमाग के सिम्टम आने लगे, पेशेंट आसपास से बेखबर सा होने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे, और उसे पूरी स्किन ड्राई हो जाए, जरा भी पसीने के बूंद ना दिखे, ये वाला पेशेंट है जिसको लू लग गई है हीट स्ट्रोक वाली। ये तुरंत नहीं ठीक की, ये कुछ घंटों में ही मर सकता है। बहुत हाई मॉर्टेलिटी होती, बहुत ज़्यादा लोग मरते हैं लू से। तो पड़ा हुआ है, कोई बाहर था बेचारे को हो गया, पड़ा है, कोई पूछ नहीं, मजदूर है, ताकि किसी ने छाया में रख दिया, उससे तो पेशेंट मर जाएगा। उसे एग्रेसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, खूब ठंडा करना पड़ता है उसे। एक्सटर्नल कूलिंग जितनी मैंने बताई ना, बर्फ़ का पानी, ये वो, ये सारी और एग्रेसिवली करना पड़ती हैं। और आपको यहाँ तक होता है कि आप उसे, अगर वो थोड़ा होश में है, ठीक ठाक से है, तो ठंडा पानी की, उसमें बर्फीला पानी पिलाने की कोशिश करिए। नहीं तो राइस ट्यूब डाल देते हैं हम लोग, डॉक्टर लोग जब आता है राइस ट्यूब डाल के उससे ठंडा पानी डालते हैं। नीचे इनिमा से भी ठंडा पानी डालते हैं। तो बहुत एग्रेसिवली ठंडा सरफेस को पूरी कूलिंग कर रहे हैं हम, जिसे हम कोर कूलिंग कहते हैं, कि पूरी कोर कूलिंग हो जाए तो जाके आदमी बचेगा। इसमें किसी में पैरासीटामोल का, किसी एंटीबायोटिक का, किसी चीज़ का रोल नहीं है, और आपको इन सब चीज़ों से ठंडा करना है। तो वो नौबत ही ना आए। अगर पहले बॉडी वार्निंग देती है, अगर मैं बहुत गर्मी में घूम रहा हूँ तो मेरी पहले बॉडी में दर्द होगा, थकने लगोगे आप, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा बैठ जाए, पर आप काम कर रहे हैं। अरे काम है, शादी है, कल सामान खरीदना है, आप घूम रहे हैं। फिर कुछ बुखार भी लग रहा है, पर आप चले जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं। फिर आपको उल्टी का भी लग रहा है, आप करे जा रहे हैं, और फिर आप एकदम से हीट स्ट्रोक में चले गए। तो आपको उससे पहले चेतावनी मिलती है। तो आप हीट एग्जॉशन के लेवल पे समझ जाएं अगर कि ये लू लगने वाली है, या हीट पायरेक्सिया के लेवल पे चल जाएं, तो इलाज आसान है। हीट स्ट्रोक हो गया तो उसमें आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है, और काफ़ी हाई मॉर्टेलिटी होती है, मौत का परसेंटेज बहुत हाई है ऐसे पेशेंट्स में। तो लू लगने को सामान्य बात बिल्कुल ना माने कि ये प्याज रख लें और ये रख लें, ये सामान्य टोटके हैं। सारी बात है कि आप धूप में घूम रहे हैं तो पानी का पीने का ख्याल रखें, सॉल्ट लेने का, ऐसे नमकीन शरबत वगैरह लेते रहें, कम से कम कुछ देर बीच में ब्रेक करें। हम धूप में हैं, ऐसा फीलिंग लगे हमको, तो कम से कम आधे घंटे जाके किसी छाया में ठंडी जगह बैठें, फिर बाकी का काम करें। ऐसे प्रिकॉशन से आप बच सकते हैं लू लगने से, वरना लू जानलेवा भी हो सकती है, इतना समझ लीजिए। नमस्कार।